हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और जैसा कि आपको मालूम है, अपने वीडियोस के अंदर लास्ट वीडियोस में पोइट्री का जो पोर्शन है वो चल रहा था और अपने पिछले वीडियो के अंदर पोइम नंबर 4 की थी। और उसी कड़ी में आज अपने एक नई पोइम करने जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री वाले पोर्शन में से जो प्रीवियस की अपनी पोइम ही हो गई हैं, आज उसी कड़ी में अपने एक नई पोइम को करने जा रहे हैं। तो इतना तो आपको मालूम हो ही गया। अब अपने पिछली जो पोइमें की हैं कि फ़र्स्ट फ्लाइट के अंदर ही पोइम के वाला जो अपने पोर्शंस हैं वो अपने को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है, जिसमें से क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं वो भी आपको अच्छे से मालूम हो चुका होगा कि जिसमें अपने उसकी एक्सप्लेनेशंस विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट और अदरवाइज़ अपने को इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो अपने को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करनी होती। तो आज उसी कड़ी में अपने पोइम नंबर 5 करेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो हमारा पोइट्री वाला पोर्शन है, उसी पोर्शंस के अंदर आज हम पोइम नंबर 5 के बारे में बात करेंगे बेटा। पोइम नंबर 5 नंबर पोइम का नाम है द बॉल पोइम। द बॉल पोइम। द बॉल पोइम। बॉल आपने पता ही है, गेंद, ठीक है। तो ये जो कविता है ये एक बॉल के बारे में है, ठीक है। देखी होगी, बॉल खेली भी होगी आपने। तो ये जो कविता है ये किसके बारे में है? द बॉल पोइम। और जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, उसका सबसे ज़्यादा अगर अपने कहें रिलेशंस होता है तो वो किनके साथ होता है? बच्चों के साथ होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर वो तो बड़े भी खेलते हैं, ज़रूर खेलते हैं, लेकिन रही बात जहाँ रिलेशंस की, तो बच्चों की जो भावनाएं होती हैं बॉल्स को या किसी वस्तु को लेकर, शायद वो भावनाएं अपने वयस्क की नहीं हो सकती जो एक बच्चे की हो सकती है। वयस्क उसकी ज़रूरत है जो उसके हिसाब से देखता है, लेकिन बच्चे के इमोशंस जुड़े होते हैं चीज़ों के साथ, और इसी इमोशंस के बलबूते ये पोइम बनाई गई है। क्या? बॉल पोइम। क्या इसका मतलब कि मोरल रहने वाला है? हालांकि पोइम पढ़ने के बाद अपने को बेटर समझ आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इस कविता का क्या मोरल रहने वाला है। इस कविता का मोरल ये रहने वाला है, थिंग्स आर, जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स आर सो वैल्यूएबल फॉर ए चाइल्ड। जो वस्तुएं होती हैं सो वैल्यूएबल फॉर ए चाइल्ड, वो एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं? वैल्यू रखती हैं, ठीक है। बिकॉज, ऐसा इसलिए है ए चाइल्ड्स इमोशंस आर related with the things। वस्तुओं के साथ बच्चों के इमोशन जुड़े होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो वयस्क होते हैं वो एक वस्तु को अलग हिसाब से यूज़ करते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस वस्तु का यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो वस्तुएं हैं वो एक अलग इम्पोर्टेंस रखती हैं, एक अलग महत्व रखती हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि थिंग्स आर सो वैल्यूएबल फॉर ए चाइल्ड बिकॉज ए चाइल्ड्स इमोशंस आर रिलेटेड विद थिंग्स। बच्चे के जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, वो जो थिंग्स के साथ रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आप किसी बच्चे से कोई चीज़ ले लो, ठीक है। कोई बच्चा है आपके घर में और वो खेल रहा है और उससे आप ये कह दो कि ये गेंद मुझे दे दे। गेंद क्या, कोई भी चीज़ उसको कह दो कि ये मुझे दे दो। आप उससे वो वस्तु ले लो और वो वस्तु से क्या करो, आप उसको ना दो और उसको आप ये कह दो कि ये वस्तु ना ले तू। मान लो मैंने उससे कॉपी ले ली एक, तो मैं बच्चे को ये कह दूँ कि ये कॉपी है ना, ये तू मुझे दे दे, तेरे को ऐसी कॉपी मैं और ला दूँगा। ये जो डील है ना, ये एक वयस्क तो चाहे हो सकता है कि
इसे मंजूर कर ले। अगर आप उसको ये लालच दे दो कि आप मेरे को कम पेज वाली एक कॉपी दे दो, आप मुझे दे दो ये कॉपी, ठीक है, इसके बदले में आपको ज़्यादा पेज वाली कॉपी दे देता हूँ। हो सकता है ये एक एडल्ट है, वो एक वयस्क है जो वृद्धा, वो ये सौदा कर सकता है, लेकिन बच्चा होगा, बच्चे को वो ही वस्तु है जो उसके पास है वो ही चाहिए, और उसके अलावा वो बहुत कम चांस है कि किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि नहीं आप ये इसके बदले मेरे को ऐसा कर दो, ऐसा बहुत कम है, ठीक है। हाँ, तो अपने कह सकते हैं कि बच्चा होता है उसके लिए वो जो चीज़ उसके पास पहले आ गई, वो उसके इमोशंस जो होते हैं ना, उसकी जो यादें होती हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, वो जुड़ जाती हैं और फिर वो उन दोनों को अपने अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर के अंदर, इस पोइम के अंदर अपने को बताया गया कि कैसे बच्चों के इमोशंस हैं जो वो वस्तुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस बॉल पोइम के बारे में अपने बात करते हैं। और इसका आप ये पोइट जो है, पोइट है जो इसका याद रखना, इसको किसने कंपोज किया है, इस कविता को कंपोज किया है जॉन बैरेमन ने, जॉन बैरेमन ने, ठीक है, इसने कंपोज किया है इस कविता को, इस पोइम को। चलो अपनी इसकी स्टांजा पढ़ते हैं। अपनी इसकी स्टांजा पढ़ती हैं इस पोइम के अंदर। क्या इस पोइम के अंदर बताया गया है? व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball, who has lost his ball. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he do so? पढ़ो। What is the boy now who has lost his ball? What is he do so? I saw it. I see. Yes, I saw it go. I saw it go. देखो इसकी ये वाली स्टांजा देखो। What is the boy now? वो लड़का अब क्या करेगा या क्या करेगा या क्या करता है? Who has lost his ball? वो लड़का क्या करेगा या क्या करता है जिसने अपनी बॉल खो दी है, जिसने अपनी गेंद खो दी है। वट क्या, वट इज ही टू डू सो, वो अब क्या करता है। आई सा इट गो, मैंने अब ये देखा या मैंने अब ये देखना था। जो कवि है वो एक बच्चे के चित्रण को यहाँ पर कंपोज कर रहा है। उसका डिस्क्रिप्शंस के अंदर, इसके अंदर उसने डिफाइन किया है कि एक लड़के को उसने बॉल खोते हुए देख लिया, अब वो आगे क्या करेगा। कवि कहता ये मैं अब देखूंगा या मैंने देखा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, वो लड़का अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी। व्हाट इज ही डू टू सो, वो क्या अब करना चाहता है या करता है। आई सॉ इट गो, मैंने यह देखा या मैं ये देखूंगा। इसमें कुछ लिटरेरी के वर्ड ऐसे होते हैं जिसको अपने ग्रामेटिकल व्यू से इसके टेंस को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो ठीक है ये ध्यान रखना। कई बार अपने
इसके मीनिंग को समझना पड़ता है। इसमें ग्रामर की जो है, ग्रामर का जो सेंस है वो कम ही यूज़ होता है लिटरेरी टर्म्स अपने लिटरेचर के अंदर। पोइट्री है जो, ये एक लिटरेचर का ही फर्म है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं अपने मैरिली बाउंसिंग, मैरिली बाउंसिंग down the street and then down the street and then देखो merrily bouncing down the street and then no use to merrily over, merrily over, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water, there it is in the water। ओके, पढ़ें इस लाइन को। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। यहां तक अपनी इन दो लाइनों को समझते हैं। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि वो बड़ी ही खुशी से उछल कूद कर रही थी। किसके बारे में? गेंद के बारे में बताया। मैरिली का मतलब हो गया खुशी से, बाउंसिंग का मतलब हो गया उछलती हुई। डाउन द स्ट्रीट गलियों में से, गलियों से उछलती हुई या गुजरती हुई, ठीक है, शॉट लगाया होगा और गलियों से बाउंसिंग कर रही होगी वो बॉल। एंड देन मैरिली ओवर, फिर ये खुशी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देयर इट इज़ इन द वाटर, अब वो खुशी कहाँ चली जाती है? पानी में। जैसे आपकी खुशी कई बार पड़ोसियों के घर चली जाती है ना, ऐसे करके ये जो खुशी अब वाटर में चली गई। कहने का मतलब जो गेंद है वो पानी में चली गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो यूज टू से, no use to say oh there are other balls, oh there are other balls, no use to say oh there are other balls, an ultimate shaking grief fixing an ultimate shaking grief fix, an ultimate shaking grief fix the boy, fixes the boy as he stands raised trembling, as he reached trembling, staring down, अपने यहाँ तक समझते हैं इसको। पानी के अंदर उसकी गेंद चली गई थी। आगे देखो, नो यूज टू से, कवि कहता कि अब उसको ये कहने का तो कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे भाई और बॉल गेंदें पड़ी हैं, ऐसे रो क्यों रह दूँ। और
नो यूज टू से ये कहने का कोई मतलब नहीं है अब और देयर आर अदर बॉल्स कि अरे और गेंद पड़ी है वो ले लें। शायद वही बात आ गई ना जो आपको मैंने पहले बताई थी कि बच्चा जो है उसकी भावनाएं जुड़ी हैं वस्तुओं के साथ। अब हम जैसे वयस्क बच्चे हैं या कोई बड़े आदमी हैं, बड़े कोई कह सकते हो एज के अंदर है, वो अगर उनकी गेंद चली जाए और उनको कह दें कि दूसरी बॉल है तो वो कोई बात नहीं है, उससे खेल लेते हैं। लेकिन बच्चे की भावनाएं होती हैं, ठीक है, बच्चे की इमोशंस होते हैं उस वस्तु के साथ जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया है। और देयर आर अदर बॉल्स, उसको कहने का ये कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई और गेंद ले ले तू अब। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, बच्चे के सुख दुख जुड़े हैं भाई उस गेंद के साथ। ओके, अल्टीमेट का मतलब अत्यंत, शेकिंग ग्रीफ का मतलब अत्यंत दुख भरे दिन या कह सकते हो अत्यंत दुख। फिक्सेस द बॉय, उस बॉय के अब जुड़े हुए हैं। एज ही स्टैंड्स, अब वो खड़ा है। रिज्ड मतलब कि ऐसे दृढ़ होकर खड़ा है। रिज्ड का मतलब क्या होता है? दृढ़। ट्रैम्बलिंग, कहाँ पर है बेचारा वो, क्यों? गेंद खोदी ना उसने। स्टेयरिंग डाउन, बस बिना टकटकी लगाए सीधा वहाँ नीचे देख रहे हैं जहाँ पानी के अंदर उसकी गेंद गई है। स्टेयरिंग डाउन का मतलब, स्टेयरिंग का मतलब घूरना भी होता है, बिना टकटकी लगाए मतलब कि किसी को ऐसे लगातार पलक झपकाए देखते रहना, उसके लिए भी स्टेयरिंग वर्ड यूज़ होता है। तो अपने यहाँ कह सकते हैं बिना टकटकी लगाए, या कह सकते हैं किसी चीज़ को लगातार देखना। तो पानी को स्टेयर करके कहने का मतलब पानी को ऐसे मतलब कि सीधा उसकी जो निगाह थी ना बिना पलक झपके एक ही चीज़ को देख रही थी, उस पानी को, कि गेंद पता नहीं मेरी कहाँ पे गई है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं नो यूज टू से, अब उसको ये कहने का कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और देयर आर अदर बॉल्स की, अरे दूसरी गेंद है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब उस बच्चे के दुख सुख हैं जो वो बॉय उस गेंद के साथ उसके बच्चे के शुरू होते हैं। एज ही स्टैंड्स रिज्ड, वो दृढ़ होकर खड़ा है। ट्रैवलिंग, कहाँ पर है? स्टेयरिंग डाउन, और बिना टकटकी या फिर कह सकते बिना पलक झपकाए वो वहाँ पानी के अंदर देख रहा है। लेकिन देखने से गेंद अपने आप बाहर नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। आप अपने दिन याद करो, आ जाएगी क्या देखने से गेंद बाहर? नहीं आएगी। ऑल his young days, all his young days into the harbor, where his ball went, where his ball went, I would not intrude on him, I would not intrude him a dime, another ball is worthless, now he senses first responsibility in a world of possessions, people will take balls people will take a ball
balls will be lost always, balls will be lost always, little boy. देखो, ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर। अब बच्चा जो है वो याद कर रहा है अपने वो सारे पुराने दिन, यंग डेज मतलब अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा है उस बॉल के साथ जब उसने बताए थे। हार्बर का मतलब हो गया बंदरगाह पर। कहाँ पर? बंदरगाह पर। वेयर हीज बॉल वेंट, जहाँ पर अब उसकी गेंद चली गई है। कवि कहता आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, कि मैं अब उसके बारे में उसके पास जाकर उसको दखलंदाजी नहीं दूंगा। ठीक है, उसको मतलब कि कहने का मतलब इंट्रूड का मतलब किसी चीज़ में किसी मतलब कि इंट्रूड का मतलब हो गया किसी के मसले में जाकर दखलंदाजी देनी। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम कहने का मतलब अब मैं कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा। ए डाइम का मतलब हो गया, आप कह सकते हो कि ये अपने 10वां हिस्सा 10th पार्ट होता है एक किसका? डॉलर का। ठीक है, करेंसी है डाइम। ठीक है, अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि उसको कह देना कि अरे एक डाइम ही तो है ना, दूसरी बॉल ले लेना। ये इज वर्थलेस, ये चीज़ कहनी अब उसके लिए वर्थलेस है, कहने का मतलब अनुपयोगी है, कोई उसका उपयोग नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, अब वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस दुख भरे संसार के अंदर पीपल विल टेक बॉल, लोग तो बॉल लेते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे बच्चे गेंद को खोते रहेंगे। लेकिन अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि मेरे को किसी चीज़ की जिम्मेदारी जो है उसका एहसास कैसे होता है वो मेरे को अब रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर हाथों हाथ उसको नई बुक अपनी नई गेंद ला देंगे तो शायद हो सकता है वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा ना बने, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है कि वो आगे से इसका ख्याल रखेगा। ठीक है, और वो गेंद को जैसे उसने अब की बार मतलब कि कोई कमी से अपनी गेंद को खो दिया, आगे वो ऐसे इस प्रकार से अपनी गेंद को नहीं खोएगा, ऐसा वो प्रयास कर रहा है। तो देखो एक बार इसको फिर लाइनों को कैसे मैंने करवाया, इसमें इस सारी लाइन को पढ़ो। चलो आगे स्टांजा इसकी करते हैं। तो यहाँ से वो जिम्मेदारी को समझ रहे हैं अपनी, किस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि क्यों मैंने इस बॉल को किस लापरवाही के चलते खो दिया, और आगे से मैंने कौन से तरीके ऐसे अपनाने हैं कि हार्बर बंदरगाह पर मेरी जिस तरीके से ये बॉल गई है वो आगे से न जाए, क्योंकि इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है इस प्रकार के बच्चों में। इन प्रकार की जो इस एज की बच्चे होते हैं इनके लिए जो इमोशंस होते हैं ना थिंग्स के साथ, किसी वस्तु के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बजाय इसके कि आप उसको हूबहू ऐसी मिलती कोई दूसरी वस्तु प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। एंड नो वन बॉयज़ एंड नो वन buys a ball back, a ball back. Money is external, money is external, money is external. He is learning, he is learning. Well behind his desperate eyes, well behind his desperate eyes,
द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द एपिस्टेमोलॉजी of loss, how to stand up, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up, how to stand up। देखो, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, जो बॉल उसकी खो गई है उसी बॉल को वापस कोई भी खरीद नहीं सकता। बाइज का मतलब क्या होता है? खरीदना। मनी इज एक्सटर्नल, जो धन है वो तो क्या है? एक बाहरी चीज है। धन है वो क्या है? एक बाहरी वस्तु है, ठीक है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आइज, अपनी मंद आंखों के पीछे से क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है क्या? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने की प्रतिक्रिया की समझ को। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब होता है खोने की समझ, कि कोई चीज़ खो गई है तो उसकी समझ, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि उस खोने के भाव को समझ रहा है वो। हाउ टू स्टैंड अप, कि ऐसी स्थिति कभी बन जाए तो इसका सामना कैसे करते हैं। स्टैंड अप का मतलब सामना करना, कि वो अब खोने की प्रतिक्रिया, खोने के बाद उसकी समझ को समझ रहा है कि खोने के बाद कैसी कंडीशन बनती है, अपने इमोशंस पे कैसे काबू रखना होता है। इस एपिस्टेमोलॉजी को समझ रहा है, खोने की धारणा को समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, उसका सामना कैसे किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, इस चीज़ को जानते हुए कि एक व्यक्ति को एक दिन अवश्य यह जानना होगा। किस चीज़ को जानना होगा? इस स्थिति को, जो उसकी स्थिति अब है। मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे ऐसे दिन अगर जानने पड़ जाएं तो उनका सामना कैसे करते हैं, वो बच्चा अब इस चीज़ को सीखता है जब उसने अपनी गेंद को खो दिया है, ठीक है। तो ये इस पोइम के अंदर था। इस सिंपल सी बात है। इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर, ए लिटिल बॉय अबाउट 8 और 9 ईयर्स का जो बच्चा है, ठीक है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल को खो चुका है। आफ्टर लॉसिंग द बॉल, बॉल को खोने के बाद, ही सेंसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो खोने की जिम्मेदारी और खोने की प्रतिक्रिया की समझ को सीखता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि इसका सामना कैसे किया जाए। बट द स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाज रिलेटेड टू दी बॉय विद दैट बॉल, लेकिन उस बच्चे के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए थे। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा, देखो अपनी इस कविता से अपने को क्या सीखने को मिलता है। इस कविता का अगर अपने देखें तो हमें क्या शिक्षा मिलती है। थीम इस कविता की अगर कहें तो क्या बनती है? एक ही लाइन में लिखवाऊं मैं आपको, इसकी थीम क्या बनेगी। थिंग्स can be by but feeling can't be by। थिंग्स कैन बी बाय, वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन
फीलिंग्स भावनाएं कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। ये इस कविता का सेंट्रल आइडिया है बेटा। क्या? थिंग्स कैन बी बाय बट द फीलिंग्स कांट बी बाय। वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं लेकिन भावनाएं खरीदी नहीं जा सकती। तो ये था बॉल पोइम। बच्चे ने बॉल को खोया और खोने के बाद खोने की समझ को समझा और खोने के बाद उसकी स्थिति को जाना और खोने के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे अपने समझ में धारण किया कि कैसे मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे इसका ख्याल रखूंगा जो वो बंदरगाह पर उसकी बॉल पानी के अंदर चली गई थी। तो ये थी बॉल पोइम जॉन बेरमैन की। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी कविता लगी होगी। तो इसी प्रकार अपनी 5 पोइम्स आज कंप्लीट हो जाती है। 5वीं पोइम अपनी यहाँ जितना भी इसमें था वो अपने सारा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इसकी कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोइम आपको समझ आई होगी और बहुत बढ़िया तरीके से। और इसी कड़ी में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे जो अपने चैप्टर्स आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।